नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में निकुंज की नज़र, जहां पर हम पूरे हफ्ते बाजार की चाल किस तरह से रही है, आने वाले हफ्ते के लिए दशा और दिशा क्या है, इस पर बात करते हैं और साथ ही आपके लिए कमाई के मंत्र भी बताते हैं। मेरे साथ प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। तो पहले तो चेक, बर्थडे की पार्टी कैसी रही? हमें व्यूअर्स ने बहुत सारे मैसेजेस किए और सर भी धन्यवाद देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इतने जोश के साथ सभी ने आपको इतनी वार्म विशेस दी हैं, क्या कहेंगे बधाइयों को लेकर? नहीं, थैंक यू वेरी मच। यू गेट वेरी हम्बल्ड व्हेन द लव एंड अफेक्शन यू गेट एंड द फैक्ट दैट इतना लोग तकलीफ लेते हैं, आउट ऑफ द वे जाके विश करते हैं, तो बिग थैंक यू एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू बोथ कविता एंड मी एंड फॉर द चैनल जो आप देख रहे हैं और जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इसी तरह से अपना सहयोग, प्यार, भरोसा हम पर आपने रखिएगा। बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया कविता जी। वो मैं आज दर्शकों के लिए, दर्शकों के साथ आपको दूंगी और रिटर्न गिफ्ट भी हम बहुत सारा लेंगे दर्शकों के लिए। तो बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है, एटलीस्ट बॉम्बे में तो हम कह सकते हैं, और ये बाकी पूरे भारत में पैचेस में बारिश हो रही है, लेकिन बाजार में भी तो मौसम सुहाना ही है। हम हाई पर पहुंचे हुए हैं और अब लोगों में डर बस यही है कि थकावट कहीं आ ना जाए, और अब यहाँ से कितना ऊंचा जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी रैली आ चुकी है और कितनी जाएगी। ये सवाल कुछ हमने पिछले हफ्ते भी एड्रेस किए थे, लेकिन लोगों को इस हफ्ते कुछ उम्मीद ऐसी थी कि बाजार में कंसोलिडेशन या नियर टर्म कंसोलिडेशन या एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाई दे सकती है। क्या ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं? कविता जी, एक वॉरेन बफेट ने एक लाइन सब को बताई थी कि भाई मैंने पैसा कैसे बनाया। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं आराम से बैठा रहता हूं। आई बाय फियर एंड आई सेल ग्रीड। बाय फियर, मैं डर खरीदता हूं और मैं जब लालच आता है बेचता हूं। तो मतलब और गिरेगा इस डर में आप खरीद लो। कविता जी, स्टॉक मार्केट की एक बहुत पुरानी कहावत है, गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस दे डोंट कम टुगेदर। तो जब माहौल खराब होता है प्राइस अच्छी होती है, और जब माहौल अच्छा होता है प्राइसेस हमेशा ख़राब होती हैं। तो इस समय जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, मैक्रोज अच्छे हैं, फ्लोज बहुत अच्छे हैं, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और पोर्टफोलियो गेन्स बहुत अच्छा है। हाँ। तो जो मौसम है इस समय बहुत सुहाना है, मगर आपको हमेशा खरीदारी सेल में करनी चाहिए, विच इज़ दैट यू शुड ऑलवेज बाय अ रेनकोट इन मॉनसून। जब फ्लिपकार्ट की सेल लगती है, जब अमेजोन की सेल लगती है, इंडिपेंडेंस डे की सेल आने वाली होती है, जब आप खरीदारी करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी वही करना चाहिए। मगर वो जो सेल लगती है वो खराब मौसम में या खराब माहौल में लगती है। बिल्कुल। मगर इस समय ऐसा डर नहीं है, और अभी सेल भी नहीं है। सेल भी नहीं है। सेल लगती है जब न्यूज़ खराब होती है, जब माहौल खराब होता है, जब मैक्रो में संकट आता है, और जब बेचने का समय होता है, जब कोई डर नहीं लगता है। बुल मार्केट्स always climb a wall of worry and they will come down on the ray of hope। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट खत्म हो गया है, मगर हम नियर टर्म बात कर रहे हैं। नियर टर्म 1 महीना से 3 महीने की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय आपको लेजी होना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो लेजी होना चाहिए, कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुनाफा वसूली करके आप मुनाफा बांध लें, ये भी नहीं करना है आपको। लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको इस समय चूजी होना चाहिए। अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा। हर मिड कैप स्टॉक के अंदर एक राइजिंग टाइड फिनोमिनन था। हाँ। आपने अप्रैल के महीने में अंधेरे में तीर डाला तो भी तीर निशाने पर लगा। बिल्कुल। वो अप्रैल का समय था, मई का समय था। हाँ। इस समय आपको सोच कर, समझ कर, देख करके, चूज करके निवेश करना चाहिए। तो अंग्रेजी में बोलते हैं चूजी। हाँ। चूजी रहना चाहिए। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्रेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इस समय उछाल बहुत ज़्यादा है। मार्केट के अंदर आपने सोमवार को लिया और मंगलवार को 10% पर बेचा होता। हाँ। हो रहा है ऐसा, होता है, होता रहेगा। हम मार्केट में बात कर रहे थे कि चक्र है मार्केट का। हाँ। एक ग्राफ आज हम दिखाएंगे कि मार्केट का चक्र किस हिसाब से चलता है। तो आपको स्मॉल कैप में क्रेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने टिप दे दी या आपको व्हाट्सएप का मैसेज आ गया। तो स्मॉल कैप के अंदर इस समय क्रेजी मत होइए। बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है, मगर आपके पास अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो लेजी हो जाइए, ना लीजिए ना बेचिए। मिड कैप स्टॉक्स में सोचकर संभल के निवेश करिए और स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्रेजी मत होइए। ओके, लेजी, लार्ज कैप, चूजी, मिड कैप और क्रेजी मत होइए स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप का आपने जिक्र किया है तो मैं कुछ आंकड़े भी लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्मॉल कैप में लमसम निवेश को जो है वो
रोक दिया है। इसमें टाटा स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, इनफैक्ट IDFC ने जो अपना HDFC ने जो अपना डिफेंस का फंड लॉन्च किया था, सब्सक्रिप्शन शुरू होते ही उन्होंने 10,000 पर कैपिंग लगा दी। हर महीना आप इससे ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों जो डेटा आता है एम्फी से भी आता है, वो यही जता रहा है, दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लो स्मॉल कैप में है। तो आपने एक वर्ड ऑफ कॉशन तो दे दिया कि आप क्रेजी मत होइए, लेकिन साथ ही जो अब ये फंड वाले कदम उठा रहे हैं जहां पर वो लमसम को रोक रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि फिलहाल फंड मैनेजर्स जो हैं बहुत कैश में बैठे हुए हैं? SIP क्योंकि आपकी चल रही है, अगर आपकी पहले से कोई मैंडेटेड है, आपने STP शुरू कर रखी है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन नया लमसम निवेश नहीं कर सकते। ये किस बात का संदेश है फंड्स की तरफ से? देखिए, एवरेज स्मॉल कैप स्टॉक्स इन लास्ट 1 ईयर देव रिटर्न 30 to 40%। हाँ, 30 to 40% एक अच्छा मूव है, एक बढ़िया मूव है। अगर आप इस समय निवेश करते हैं, क्योंकि लमसम आप निवेश कर रहे हैं, तो आप उस समय उस दिन की NAV आपको मिलती है। हाँ। तो इस समय की NAV अगर आपको मिलती है तो इन दो फंड्स का मानना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है और रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय कम है। क्योंकि फंड्स कितना भी बोल ले, अगर पैसा आएगा वो निवेश करना पड़ेगा। आप स्ट्रेटेजिक कैश में बैठ सकते हैं 5 से 15%, बिकॉज आपकी मैंडेट जो है वो उतनी होती है। बिकॉज आपकी मैंडेट इस समय 5 से 15% कैश की है, तो आपको निवेश करना पड़ेगा। और इस समय इन दो फंड्स का मानना है कि वो निवेश करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। इस समय फ्यूचर रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो शायद जो कर रहे हैं मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है और एक प्रकार का ठहराव दिखाता है कविता जी, बिकॉज अल्टीमेटली फंड्स को कमीशन मिलता है उनकी AUM से। सही बात है। आप जब अपने नए ग्राहकों से पैसा नहीं ले रहे हैं तो आप एक प्रकार की मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि वी वैल्यू फॉर द यूनिट होल्डर, कि भैया हमारा काम है कि आपको रिटर्न देना, ना कि आपसे पैसे लेकर के आपसे कमीशन खाना। तो अच्छी बात है। तो अब अगर ये कहते हैं कि हम कैश पर बैठे हुए हैं 14%, 20%, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसे आपके डाल नहीं रहे हैं बाजार में फंड मैनेजर्स? देखिए, फंड मैनेजर्स अगर कैश में बैठे हैं तो उसका मतलब ये है कि उनका जो आउटलुक है वो थोड़ा बेरिश है। अच्छा। उनका जो आउटलुक है कि मार्केट नीचे गिरेंगे और शायद इस समय वह टॉप डॉलर बेट नहीं करना चाहते हैं। पर अगर जो बड़े स्कीम्स हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि स्ट्रेटेजिक कैश पे है, नहीं बैठते हैं। क्योंकि देखिए, आप अप्रैल में कैश पोजीशन आपकी ज़्यादा थी और उसके बाद मार्केट एक तरफा ऊपर चले गया बिना करेक्शन के। 15% निफ्टी, 20% मिड कैप इंडेक्स, 25% स्मॉल कैप इंडेक्स, ये बढ़त आई है। तो अगर आप कैश पे बैठे रहते तो शायद ये मूव को आप नहीं मॉनिटर कर पाते हैं। तो फंड्स अक्सर कैश लेवल्स एक स्ट्रेटेजिक कैश लेवल रखते हैं 5 से 15, जो उनको मैंडेट है। मगर बाय एंड लार्ज 80 to 85% मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर नॉर्मली इन्वेस्टेड। तो ये तो स्मॉल कैप की बात हो गई, जहां पर आपको बिल्कुल भी आंख बंद करके निवेश नहीं करना है, पैसे फिलहाल नहीं लगाने हैं, ये हिदायत दी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ आइडिया फोर्ज का मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है, क्योंकि लिस्टिंग तो बहुत बम्पर हुई 94% पर। ये किस तरह के, एक तो बाजार भी बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ पर जो लेवल पर लिस्टिंग हो रही है, क्या ये उम्मीद के मुताबिक है, उम्मीद से ज्यादा है, और किस तरह का संदेश दे रहा है? देखिए, उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग हुई है। जब शुक्रवार को लिस्टिंग हुई थी तो करीब 90% ऊपर लिस्टिंग हुई थी। और जब ये इशू आया था तो जब कोई सस्ता इशू नहीं था। हम सस्ता और महंगा कैसे जज करते हैं? हम मूल्यांकन पे जज करते हैं। ये बिजनेस का, ये जो बिजनेस कैटेगरी है वो काफ़ी एक्सपैंड करेगी। तो बिजनेस का मूल्यांकन, कंपनी का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, किस प्राइस पर वो किस रेट पर ग्रो कर सकता है, क्या मार्जिन है और क्या पी मल्टीपल है। अगर आप आइडिया फोर्ज की बात करें तो जो फ्राइडे की लिस्टिंग थी उसके बाद जो उसकी मार्केट कैप आती है वैसे जो पी मल्टीपल है, ये अपनी जितनी भी कैटेगरीज हैं, इस समय 3 या 4 ड्रोन कंपनीज लिस्टेड, हम डेटा दिखा देंगे, MTR और 3-4 लिस्टेड हैं, उस कैटेगरी में यह अब सबसे महंगा हो चुका है। सब्सक्रिप्शन नंबर्स इस समय इसलिए ज़्यादा हैं बिकॉज मार्केट में बुल मार्केट है। और IPO में अक्सर हम देखते हैं कि आपको पता है कि अगर शेयर लग गए या एलोकेट हो गए तो लॉटरी है, नहीं लगे तो पैसा वापस आ जाता है। जो IPO साइकिल अब 21 दिन की होती थी अब 1 हफ्ते से कम हो गई है, तो मार्केट रिस्क कम हो गया है। तो अगर आपके पास शेयर आए तो नो रिस्क ओनली रिटर्न वाला एक ये इस समय मैं देखता हूँ कि गेम है, खास करके इन दर्शकों के लिए। क्योंकि अगर आपने IPO में अप्लाई करा, आपके शेयर्स एलोकेट हो गए और अगर वो ऊपर खुलता है तो आप डे 1 में या डे 2 में बेच देंगे, नहीं हुए तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। तो वो एक ऐसा एक प्रोसेस है जिसके अंदर लॉटरी लगी तो डिस्प्रोपोर्शनेट गेन, मगर अगर लॉटरी नहीं लगी तो आपके लॉटरी के टिकट के पैसे भी नहीं लगते। तो इस तरह की वजह से सब्सक्रिप्शन नंबर बहुत ज़्यादा था। मगर IPO मार्केट में मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ इश्यूज इंटरेस्टिंग भी आएंगे और सब्सक्रिप्शन नंबर्स भी ऊंचे रहेंगे। और ये टिपिकल हम बात कर चुके हैं कि मार्केट फेयर पे आता है
फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन आता है, फिर डिसबिलीव आता है, फिर यूफोरिया आता है, फिर बबल आता है। हम अभी बबल में नहीं आए, हम अभी एक्साइटमेंट और यूफोरिया के फेस में हैं। एक्साइटमेंट और यूफोरिया के फेस के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा, बड़े आईपीओज आएंगे, आईपीओज में एक्साइटमेंट हो जाएगा, क्यूआईपीज आएंगे। तो पिछले 3 हफ्तों में हमने बड़ी ब्लॉक डील्स देखी हैं। हाँ। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हम बड़े आईपीओज देखेंगे, और जब बड़े आईपीओज आते हैं मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसको एक शॉर्ट टर्म में स्थिर कर देते हैं। तो जो मार्केट का कहता है जी मार्केट में कुछ नहीं बदलता है, रामायण के अंदर कुछ नहीं बदलता, कहानी वही है, पात्र बदलते हैं। तो अंग्रेजी में हम कहावत बोलते हैं दैट कोर्सेज दे रिमेन द सेम, हॉर्सेस दे चेंज। मार्केट का वही चक्र है, नए रूप में आता है, नए अनोखे अंदाज में आता है, मगर जो रूप है चक्र पूरा ही होता है। तो अब इस चक्र में अब आने वाले कुछ दिनों में हम अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होती हुई देखेंगे। तो बाजार का फिलहाल मूड खराब नहीं है, लेकिन जो नतीजे एक्सपेक्टेड हैं पहली तिमाही के, क्या लगता है कि कुछ डगमगा सकती है बाजार की चाल? देखिए, मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के अंदर अर्निंग्स और इकोनॉमी का रुख होता है, वैल्यूएशंस होती है, मगर शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट होता है। 3 से 6 महीने की हम बात करें, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते की बात करें, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अप्रैल में कि सबकी एक्सपेक्टेशंस कम थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे, क्रूड के दाम ज़्यादा थे, युद्ध स्थिर नहीं था। तो मार्केट में जब थोड़े से अच्छे नतीजे आए तो मार्केट भाग गया। बिल्कुल। इस समय जुलाई के तिमाही नतीजे को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। ऑटोज ऑल टाइम हाई पर है, बैंक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, कैपिटल गुड स्टॉक्स ऑलमोस्ट बिग वंस आर एट एन ऑल टाइम हाई। आईटी के अंदर पोजीशनिंग नहीं है, मगर आईटी को लेकर के उम्मीद भी नहीं है, मगर बैंक्स को लेकर के उम्मीद ज़्यादा है, फाइनेंशियल्स को लेकर के उम्मीद ज़्यादा है, और डिफेंस को लेकर के उम्मीद ज़्यादा है, ऑटो ओवरवेट है। तो मार्केट ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अच्छे नतीजे आने वाले हैं। अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो मार्केट बोलेगा जी हमें तो पता था, इसीलिए तो भाव बढ़ा है। मगर नतीजे अगर खराब आते हैं किसी कारणवश, वाद विवाद में मार्केट नतीजे खराब आते हैं, तो फिर जो डाउन साइड आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मार्केट का रिस्क है। सो द चैलेंज इन दिस क्वार्टरली सीजन इज कंपनीज नॉट ओनली दे हैव टू meet expectations, they have to beat expectations, and they have to be very constructive about the forward looking commentary. तो ये चैलेंज रह सकता है, जहाँ पर थोड़ा सा भी आप फिसलेंगे या गिरेंगे तो एक बार गिरावट हो सकती है। मगर आप चल रहे हैं, आप केले की छिलके पर आप फिसल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट गिर जाएंगे। मगर एक बार आपको गिर के उठ के फिर भागना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। तो बैंकिंग के पर फोकस करते हैं, और यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों के लिहाज से मुझे समझाइएगा कि कहाँ पर आपको लगते हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि यही कहानी इनकी पिछली तिमाही में भी थी और इसी तरह के नतीजों की एक्सपेक्टेशन अभी भी है। लेकिन क्या अब ये उम्मीदों के भी हाई पर हम पहुँच गए हैं? क्या थोड़ा सा वहाँ पर से दबाव उनकी जो लोन बुक है, क्रेडिट बुक है, उस पर थोड़ा सा हर्ट होता हुआ हम देख सकते हैं? तो अब बैंकिंग सेक्टर को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बिग प्राइवेट बैंक्स या बिग बैंक्स, पीएसयू बैंक्स एंड मिड टियर बैंक्स। मैं कैटेगरी के साइज से बता रहा हूँ। जो बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स हैं या बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें कुछ समस्या नहीं है। ठीक है। लोन बुक्स उनकी अच्छी हैं, क्रेडिट उनका अच्छा है, खाते उनके खुल रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है, और उनके पास लायबिलिटी आती है। देखिए, बैंकिंग का बिजनेस बड़ा सिंपल बिजनेस है। आप बोरोवर से पैसा लेते हैं, आप पैसा लेते हैं एफडीज या करंट अकाउंट में, और आप सामने वाले को पैसा देते हैं। तो उस वजह से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है। मगर हर बैंक के अंदर अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, अलग पॉकेट्स को वो लेंडिंग करते हैं, अलग कैटेगरीज को लेंडिंग करते हैं, और अलग रेट्स पर वो लेते हैं। तो इसके अंदर जो बड़े बैंक हैं उनको नॉर्मली एडवांटेज मिलता है। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनको एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ ब्रांच नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। मिड टियर बैंक हमेशा थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं, वो आपको डिपॉजिट ज़्यादा देंगे, तभी आप पैसा खोलेंगे, और वो क्योंकि डिपॉजिट तो ज़्यादा लेते हैं उनको हाई रिस्क लोन देना पड़ता है, जिसकी वजह से जब साइकिल घूमती है तो इनको नुकसान होता है। फिर तीसरा जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक स्मॉल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी हो गई, जो नॉन यूनिवर्सल बैंक्स हैं, वह एक अलग सी कैटेगरी है। आई थिंक दे आर largely a function of rural economy, and they are a large function of what will happen essentially to the bottom of the pyramid category. तो इस समय बैंक्स में मुझे ये लगता है कि अगर मूल्यांकन के हिसाब से आप देखें तो पीएसयू बैंक्स अभी भी सस्ते हैं। हालांकि बीओबी 1 साल में 100% बढ़ चुका है, कैनरा बैंक बढ़ चुका है, एसबीआई बढ़ चुका है, मगर ये अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस पर नहीं आए। तो हिस्टोरिकल एवरेजेस में इनको ऊपर जाने में अभी 10 से 15% और हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते होने वाले हैं, मगर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बिग लार्ज पीएसयू बैंक्स राइट नाउ इज डिसेंट।
थोड़ा सा अब गियर बदलते हैं और महंगाई की ओर बात करते हैं। मसालों की महंगाई, द ग्रेट इंडियन किचन बजट, जी हाँ, ये तो बढ़ गया और बढ़ गया और किसी को पता नहीं था। हाँ, और बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया, बिल्कुल एकाएक बढ़ गया। टमाटर में मैकडॉनल्ड्स ने ऐड दिया कि भाई हमारे पास टमेटोज अवेलेबल नहीं है तो हम चीज़ बर्गर में से टमेटो हटाने वाले हैं। हाँ। उन्होंने ये नहीं बताया डालने वाले क्या, ये जरूर बता दिया कि टमेटो हटाने वाले। तो ये एक अचानक उछाल आया है। हाँ। और ये जो अचानक उछाल आया है, मुझे डर ये लग रहा है कि अगर बारिश ठीक नहीं हुई तो ये वेजिटेबल इन्फ्लेशन और स्पाइसेस इन्फ्लेशन फिर ये वापस आ सकती है। स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं। बिल्कुल। कभी हम प्याज की बात करते हैं, इस बार हो सकता है टमाटर का मुद्दा आ जाए। तो हिंदुस्तान में अंडे, टमाटर, प्याज, आलू, इन 4 चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं कि अक्सर चर्चा होती है। तो कुछ साल पहले टमाटर था, प्याज था, फिर आलू आया। इस साल हो सकता है टमाटर पे हम बात करें। तो एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है पोटेंशियली आने वाले समय में। मगर अभी इसको लेकर के बहुत चिंता का विषय नहीं है, बिकॉज वेजिटेबल इन्फ्लेशन को अगर आप अलग कर दे तो स्पाइस इन्फ्लेशन एज द इन्फ्लेशन बास्केट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना धनिया डालेंगे, कितनी अदरक डालेंगे, कितनी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी कम कर सकते हैं। खाने का जायका थोड़ा सा बदलेगा, मगर बजट पे असर नहीं आएगा। वेजिटेबल इन्फ्लेशन विल इम्पैक्ट यू, फूड इन्फ्लेशन विल इम्पैक्ट यू, स्पाइस इन्फ्लेशन डज नॉट इम्पैक्ट यू। तो खतरे की घंटी नहीं है, मगर चिंता का विषय है। तो अब तो आरबीआई की भी इस पे नजर रहेगी ऑब्वियसली, बिकॉज उसी पर तो उन्होंने कहा भी था कि अगर आंकड़े सही आते हैं तब तक ये पॉज एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि कम करने की बात अभी भी नहीं कही गई है, लेकिन हाँ पॉज को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। तो कम करने की बात तो मुझे लगता है कि अभी बहुत दूर है। मॉनसून कैसे आता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार से जाता है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स में क्या हो रहा है, वेजिटेबल प्राइसेस को क्या होता है, या फिर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को क्या होता है। तो कम करने की बात तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि साल के एंड तक आरबीआई रेट कम करेगा, मगर जी हाँ जो पॉज है वह मेंटेन हो सकता है। देखिए खतरे की घंटी नहीं है, मगर चिंता का विषय ज़रूर है अगर फूड एंड वेजिटेबल इन्फ्लेशन वापस आती है। और यूएस फेड, उनका तो हॉकिश स्टैंड बरकरार है। यूएस फेड ने एक प्रकार से बता दिया है कि वो 50 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाएंगे। तो आई थिंक मार्केट उस बात को लेकर के प्रिपेयर्ड है। यूएस के अंदर भी जो डेटा इस समय आया है वह इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन हैज़ नॉट कम अंडर कंट्रोल। एक पैच आया था जब इन्फ्लेशन पीक हो रही थी, यूएस सीपीआई या यूएस जॉब डेटा, मगर जो लास्ट जॉब डेटा की रीडिंग आई थी, यूएस सीपीआई की जो रीडिंग आई थी, उसके अंदर एक प्रकार से समझ में आ रहा है कि गिरावट थम सी रही है और रुख हो सकता है ऊपर की तरफ आ जाए। तो सेकेंड हाफ के लिए रिस्क है। देखिए मार्केट प्रिपेयर्ड है कि 50 बिप्स रेट हाइक होगा, मगर 50 बिप्स रेट हाइक के बाद मार्केट को ये लग रहा है कि और नहीं होगा और अगले साल कम होगा। अगर वो अजम्पशन चेंज होता है तो चिंता का विषय। चलिए तो अब चर्चा का गेयर एक बार फिर से बदलते हैं और अब की बार वाकई गाड़ियों की बात करते हैं और आइशर में गिरावट देखी गई है, बताएं। हीरो और हार्ले डेविडसन की एक लॉन्च हुई है बाइक, और एक बजाज ऑटो ने ट्रायम्फ करके बाइक लॉन्च करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइशर का जो प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट है उसके अंदर 90% मार्केट शेयर ज़्यादा है उसके। कई सालों तक उनकी RE 350 जो है उन्होंने उसको डोमिनेट करा है। एक प्रकार का कल्ट है वो, एक कल्चर है वो। कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर आपने एक्सपीरियंस किया? जी हाँ, बाइक बॉयज एंड टॉयज। कौन सी थी आपकी पहली बाइक? बाइज नहीं, देखिए पहले तो साइकिल से चालू करी थी जिंदगी अपनी। उसके बाद लूना आई, उसके बाद बाइक आई, और उस समय RE लूना भी चलाई आपने? जी हाँ, छोटे गांव में लूना भी चलाई है। हीरो पुक थी, गियर वाली लूना। अच्छा। तो उस समय, क्योंकि उस समय जब आप when you have very humble beginnings, so you have to take care of 2 things, cost and efficiency. कॉस्ट यानी कि आपकी व्हीकल की कॉस्ट क्या, और एफिशिएंसी बिकॉज 1 लीटर में कितना वो चलेगी। तो उस फेज से आई थिंक दैट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव आल्सो बीन थ्रू दैट नेचुरल प्रोग्रेशन। मैं तो चाहती हूँ दर्शक भी हमको बताएं कि उनकी पहली बाइक कौन सी रही है। क्या आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो सर के जैसा ही है? तो फिर बाइक का फिर किस्सा कब खत्म हुआ और गाड़ी कब ली? नहीं देखिए जी, गाड़ी तो बॉम्बे में आने के बाद ली। अच्छा। और पर एक माइग्रेशन जो हुआ था वो साइकिल से लूना से बाइक, और लूना के बाद फिर 4 व्हीलर। मगर इस समय जो ऑटो सेक्टर में हो रहा है वो आपकी जो पहली परचेज है वो ना साइकिल है, ना लूना है, ना 2 व्हीलर है, सीधी 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर में सीधी एसयूवी है। और इसी वजह अगर आप एसयूवी मार्केट में आप देखें तो एसयूवी मार्केट के अंदर 47% ऑफ द मार्केट नाउ इन इंडिया इज एसयूवी मार्केट। आप माने ना माने, इस समय हिंदुस्तान में एसयूवी की 40 ब्रांड्स हो चुकी हैं। 40 ब्रांड्स हैं इस समय एसयूवी मार्केट की, बिकॉज वो मार्केट ग्रो कर रहा है। जहाँ पे ग्रोथ है ऑटो कंपनीज वहीं पर जाएगी। मारुति ने नहीं लॉन्च करी है, महिंद्रा की एसयूवी 500 मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसी सेगमेंट में ही वो बहुत अग्रेसिव होने वाला है। मारुति ने 2 लॉन्चेस करी हैं। मारुति का जो मार्केट शेयर है कुछ क्वार्टर पहले सिंगल डिजिट था, अब वो डबल डिजिट शायद हो चुका है और प्रयत्न कर रहे हैं। तो मारुति देखिए, एक मारुति वाज एड्रेसिंग
the Indians of 2010 and 2000. अच्छा. When I migrated from a Luna to a small car. अच्छा. पहली कार मारुति की एक ब्रांड ली थी. तो वो जो हिंदुस्तान में परिवर्तन आ गया. अब जो नया इंडियन कंज्यूमर आ रहा है उसके एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, अफोर्डेबिलिटी और जो इनकम अवेलेबल, जो इंटरेस्ट रेट का उसको ऑप्शन मिल रहा है, वह सीधा लूना नहीं, छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी ले रहा है. मारुति शायद इस बात को समझने में पीछे रह गया, मगर दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि उनका ब्रांड इतना मजबूत है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, वह वापस आ रहे हैं. आयशर की हम बात करते हैं तो आयशर का 90% मार्केट शेयर है आरई की वजह से. प्रीमियम मार्केट में वो बेताज बादशाह रहे, किंग कॉन्ग रहे उस गाड़ी के. उनको किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं करा है. YSD, जावा जो आई थी उनको चैलेंज नहीं कर पाई, डेंट नहीं कर पाई, कंज्यूमर से वह एक सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं बना पाई, वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाई. मगर हीरो और हार्ले डेविडसन ने एक बड़ा दाव खेला है. हार्ले डेविडसन प्रीमियम बाइकिंग में दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है और हीरो हिंदुस्तान की सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है. हीरो फिट इट, शट इट, फॉरगेट इट. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, उनका मंत्र है. हार्ले डेविडसन इज पावर, टेक्नोलॉजी, फोर्स, स्टाइल एंड स्पीड. तो जब दोनों साथ आते हैं तो एक अनोखा मिश्रण हो सकता है और शायद एक अनोखा मिश्रण है. इसको लेकर के सबको लगता है कि आयशर को मार पड़ सकती है. अगर आयशर का मार्केट शेयर 90 से 70 भी होता है तो उनको अर्निंग्स का इम्पैक्ट जरूर आएगा. हीरो मोटोकॉर्प ने अपने स्प्लिट के बाद, होंडा और हीरो का जो स्प्लिट हुआ था करीब 10 साल हो गए, उसके बाद इन्होंने कोई लंबी छलांग नहीं लगाई है. एक्सपोर्ट्स में इन्होंने कुछ नहीं कमाल करा है, ईवी में पीछे रह गए. अभी हार्ले डेविडसन के साथ ही आकर के एक एंट्री लेवल प्रीमियम लेवल में प्राइस डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं. ये शायद हार्ले का सबसे सस्ता मॉडल इंडिया में है. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट अगर मैं दूसरे देशों में देखूं तो दिस वुड बी वन ऑफ द चीपेस्ट हार्ले डेविडसन विच इज अवेलेबल, और चीपेस्ट बाइक इन कोलैबोरेशन विद सम अदर मेकर इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड. तो समय आने वाला समय बताएगा कि ये शादी अच्छी है या नहीं है. मगर ये जो गठबंधन हुआ है या आयशर को जरूर मेहनत कराएगा. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है ग्राहकों का वो भी तो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. शायद मांग है और इसीलिए इस तरह का गठबंधन हुआ और इस तरह की प्राइसिंग भी रखी गई है और काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है. देखिए आरई या प्रीमियम बाइकिंग सेगमेंट पावरफुल इस समय क्यों है? बिकॉज एवरीबडी वांट्स मोर फोर्स, एवरीबडी वांट्स मोर पावर, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर मोर स्पीड. सो जो माइग्रेशन है छोटी कार से एसयूवी में, इट इज ऑल अबाउट owning more speed, owning a bigger car, owning a powerful car. आप अगर देखें तो बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में अगर आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो छोटी गाड़ी इज़ अ कन्वीनियंस इज़ बेटर कन्वीनियंस. कहीं भी पार्क कर दीजिए, कहीं भी निकाल लीजिए, सस्ती है. मगर फिर भी आप एसयूवी का एक्सपीरियंस क्यों चाहते हैं? बिकॉज ये बदलता माइंडसेट है कस्टमर का. जब मैंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लिया था तो उसकी कैपेसिटी थी 10 इनकमिंग मैसेज और 5 आउटगोइंग मैसेज. कोई उसमें मेल नहीं थी, उसके अंदर इंटरनेट नहीं था. अब हमारे स्मार्टफोन के अंदर क्लाउड है और मेरे पर्सनल आईफोन के अंदर जो क्लाउड की कैपेसिटी है वो है 1 TGB. अच्छा. और उसके अंदर 60% फिल है. यानी मेरे क्लाउड के अंदर जो मेरा स्टोरेज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 500 GB का वॉकिंग स्टोरेज है मेरे पास. मैं कहीं पे जा करके 500 GB का स्टोरेज ले सकता हूँ. जब हम छोटे थे तो हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क होती थी, उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर शायद 256 KB की मेमोरी होती थी, यानी 1 GB से भी कम होता था और हम काफ़ी संतुष्ट रहते थे. मगर वी नीड मोर नाउ, वी वांट मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर ऑफ कंप्यूटिंग पावर, मोर ऑफ मोर ऑफ ऑटोमेटिव पावर, मोर ऑफ एवरीथिंग. सो मोर ऑफ एवरीथिंग इज द न्यू perhaps need of the society. और इसी बात को शायद हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प एड्रेस कर रहे हैं. मोर ऑफ एवरीथिंग बट एट एन अफोर्डेबल प्राइस. बिल्कुल. इसी के साथ चर्चा को भी हम समाप्त करते हैं, लेकिन सर छुट्टी पर जा रहे हैं. वैसे सबको बता दें दर्शकों को, आप शायद सर को विश भी करना चाहें उनकी छुट्टी के लिए, लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? फैमिली हॉलीडे पे जा रहे हैं. अच्छा. और लकीली हमारे लिए वो TCS की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है, तो थोड़े दिन के लिए भरपूर इस्तेमाल के लिए इंडिया के बाहर ही जा रहे हैं. लुक फॉरवर्ड टू माय फैमिली हॉलीडे, मीटिंग माय फैमिली. आई हैव गॉट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन सिंगापुर, सो होपफुली काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर दोस्त भी हैं, तो जाएंगे तो कुछ सीख कर आएंगे और फिर इसकी चर्चा करेंगे. तो फिर अब अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर्स भी बता दीजिए. अब दर्शक जो आपको मिस करेंगे और आपको देखना और सुनना मिस करेंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? बी लेजी इन लार्ज कैप, बी चूजी इन मिड कैप, एंड डोंट गो क्रेजी इन स्मॉल कैप.
चलिए धन्यवाद आपका समय निकाला, और इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन निकुंज सर के साथ जो भी आपके सवाल हैं या जो भी उनको कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और निकुंज की नज़र लगातार ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।